Write down the next heading, gastric glands. Gastric glands. देखो बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती हैं। स्टमक की म्यूकोसा लेयर में मिलियन नंबर ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वैसे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कई टाइप की सेल्स होती हैं। ग्लैंड्स मींस ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्लैंड्स मींस टिश्यू। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में वैसे तो कई टाइप की सेल्स होती हैं। कुछ सेल्स हार्मोन्स रिलीज करती हैं, कुछ सेल्स एंजाइम रिलीज करती हैं, कुछ सेल्स एसिड रिलीज करती हैं। बट यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी सेल्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। म्यूकोसा लेयर में जो फर्स्ट सेल हमको स्टडी करनी है, दैट इज म्यूकस सेल। कौन सी सेल है? म्यूकस सेल। म्यूकस सेल को हम नाम देते हैं दूसरा गॉबलेट सेल। म्यूकस सेल इज ऑल्सो नोन एज गॉबलेट सेल। ये जो म्यूकस और गॉबलेट सेल है, इट सिक्रीट म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। म्यूकोसा में जो सेकंड लेयर होती है, सेकंड टाइप की सेल्स होती हैं, उन सेल्स का नाम है चीफ सेल और पेप्टिक सेल। चीफ सेल और पेप्टिक सेल, ये सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, सिक्रीट करती हैं एंजाइम्स, जिनके नेम हैं पेप्सिनोजिन एंड प्रोरेनिन। Their names are पेप्सिनोजिन एंड प्रोरेनिन। ये जो दोनों एंजाइम्स हैं बच्चों, ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं। किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? क्लियर? जो एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, उन एंजाइम्स को हम नाम देते हैं जाइमोजिन्स। और वो सेल्स जो इनएक्टिव एंजाइम्स रिलीज करती हैं, उनको हम नाम देते हैं जाइमोजेनिक सेल्स। नीट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, विच सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ जाइमोजेनिक सेल। तो जब हमें जाइमोजिन्स नहीं पता होगा तो हम जाइमोजेनिक क्या लिखेंगे? समझ में आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट देखो, द नेक्स्ट सेल इज ऑक्जेंटिक सेल, या इसी को हम नाम देते हैं पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल सिक्रीट करती हैं HCl, नॉट HCl, कंसंट्रेटेड HCl। कैसा HCl? कंसंट्रेटेड। एंड इट सिक्रीट इंट्रिंसिक फैक्टर। और क्या प्रोड्यूस करती हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर। म्यूकस और गॉबलेट सेल, दे सिक्रीट म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। चीफ सेल और पेप्टिक सेल सिक्रीट पेप्सिनोजिन एंड प्रोरेनिन। ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल सिक्रीट कंसंट्रेटेड HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर एक्चुअली इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये किसके एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है? विटामिन B12। यहां पर एक पॉइंट ध्यान से सुनो, ह्यूमन बॉडी को जिन विटामिन्स की नीड होती है,
उनको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. वन इज कॉल्ड फैट सॉल्यूबल, वन इज कॉल्ड वाटर सॉल्यूबल. फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. These are fat soluble vitamins. Water soluble vitamins होते हैं विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. Why it is called B complex? Because it contain vitamin B1 to B12. कई सारे vitamins होते हैं. अब फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल से मतलब क्या है? देखो, हम अगर फूड के थ्रू ये विटामिन्स ले रहे हैं और ये भी ले रहे हैं, तो ये विटामिन्स तो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं फैट के फॉर्म में, ठीक है. बट ये विटामिन्स एब्जॉर्ब नहीं होते, मतलब स्टोर नहीं होते. एब्जॉर्ब तो होते हैं, क्या नहीं होते? स्टोर. दे परफॉर्म देयर फंक्शंस एंड उसके बाद वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हमें बार बार नीड पड़ेगी जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी. इसलिए डॉक्टर्स भी ऑलवेज प्रिस्क्राइब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. कौन सा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. क्यों? क्योंकि ये विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते. अब इन सारे विटामिन्स में से जो वाटर सॉल्युबल है, विटामिन सी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, उसमें से एक एक्सेप्शन है कि कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल होने के बाद भी हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है, तो वो है विटामिन B12. और उसके स्टोर होने के लिए, एब्जॉर्ब कराने के लिए कौन प्रेजेंट है? जो कहां से रिलीज होता है? क्लियर ये पॉइंट? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. ये सब कुछ कंसंट्रेटेड HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिनोजिन, प्रोरेनिन, म्यूकस, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सब कुछ मिलकर बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस. क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिक जूस. क्लियर ये पॉइंट? तो देखो, जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है उसका अमाउंट होता है 2 लीटर पर डे. कितना अमाउंट होता है? 2 लीटर पर डे. कंसंट्रेटेड HCl होने की वजह से इसका pH होता है हाईली एसिडिक, 1 और 2. बुक में शायद 1.8 मेंशन भी होगा अगर हम NCERT फॉलो करते हैं तो. क्लियर? इन सारी चीजों के अलावा गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम और भी पाया जाता है जो बच्चे कई बार भूल जाते हैं. उस एंजाइम का नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज. ये एंजाइम प्रेजेंट जरूर होता है गैस्ट्रिक जूस में, बट इट डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन इन स्टमक. क्यों? क्योंकि इस एंजाइम के फंक्शन करने के लिए यहां का pH सूटेबल नहीं होता. तो रिलीज तो होता है बट फंक्शन नहीं करता. क्लियर ये पॉइंट? सो दिस इज अबाउट gastric juice components which are produced by gastric glands, and gastric glands are the glands of stomach which are located in mucosa. आप सिर्फ इतना पोर्शन बनाओ, ये वाला पॉइंट मैं अलग से ऊपर लिखवाऊंगा. क्लियर? वहां बात की थी हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की. अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक. डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक. देखो, यहां पर अभी हमने बात की थी कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कंसंट्रेटेड HCl, पेप्सिनोजिन, प्रोरेनिन, म्यूकस, बाइकार्बोनेट. तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि स्टमक प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड HCl. वो इतना कंसंट्रेटेड होता है कि अगर हम उसको किसी की स्किन पर फेंकें तो उसकी स्किन पूरी बर्न हो जाएगी.
तो फिर वो स्टमक को हार्म क्यों नहीं पहुंचाता? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि स्टमक की जो म्यूकस सेल है जिससे रिलीज होता है म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस आर एल्केलाइन इन नेचर, वो HCl को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, HCl के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज। इसी वजह से स्टमक में कंसंट्रेटेड HCl बनने के बाद भी वो स्टमक की वॉल को हार्म नहीं करता। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेप्सिनोजिन एंड प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में ही क्यों निकलते हैं? एक्चुअली ये दोनों एंजाइम्स जो स्टमक में निकल रहे हैं ये इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, चाहे स्टमक हो चाहे इंटेस्टाइन हो। जितने भी एंजाइम्स प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। क्यों रिलीज होते हैं? क्योंकि जब फूड पहुंचेगा स्टमक में या इंटेस्टाइन में तभी वो एंजाइम्स एक्टिव होंगे और वो एंजाइम्स एक्टिव होकर फूड का ब्रेक डाउन करेंगे। तो ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं निकलते? क्योंकि अगर वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज होंगे और अगर हमारे बॉडी में स्टमक में और इंटेस्टाइन में फूड नहीं है तो उन्हें तो डाइजेस्ट करना है। क्या डाइजेस्ट करना है? प्रोटीन। अब जब उनको फूड नहीं मिलेगा तो वो स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल को ही डाइजेस्ट करने लगेंगे, क्योंकि उनकी वॉल मसल्स की बनी है। मसल्स किस चीज़ की बनी होती हैं? प्रोटीन की। समझ में आई मेरी बात? क्लियर ये पॉइंट? तो ये एंजाइम्स अगर एक्टिव फॉर्म में निकलेंगे तो दे विल डाइजेस्ट द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट्स व्हाई दे आर रिलीज्ड इन देयर इनएक्टिव फॉर्म। देखो क्या होता है, जो पेप्सिनोजिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में निकला, जो प्रोरेनिन है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में निकला। इन दोनों इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है कंसंट्रेटेड HCl। तो HCl का पहला फंक्शन कि इट कन्वर्ट इनएक्टिव फॉर्म इनटू एक्टिव फॉर्म। HCl का दूसरा फंक्शन इट मेंटेन एसिडिक मीडियम विच इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। थर्ड फंक्शन, जितने भी माइक्रोब्स फूड के साथ एंटर कर जाते हैं स्टमक में एसिड उनको किल कर देता है। तो ये कई सारे फंक्शंस करता है HCl। HCl पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में जिसको हम नाम देते हैं पेप्सिन, और प्रोरेनिन को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में जिसको हम नाम देते हैं रेनिन। तो पेप्सिनोजिन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, प्रोरेनिन कन्वर्ट इनटू, अब ये एंजाइम्स क्या हो गए? एक्टिव। क्या हो गए? अब ये डाइजेस्ट करेंगे हमारे फूड को, और वो फूड जो स्टमक में डाइजेस्ट होता है वो क्या होता है? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ओरल कैविटी से। यहां पर किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन पर वर्क करता है पेप्सिन, और पेप्सिन प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स को प्रोटीन के ही छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। वन इज कॉल्ड पेप्टोन्स, वन इज कॉल्ड प्रोटियोजेस। एक क्या कहलाता है? पेप्टोन्स। एक क्या कहलाता है? प्रोटियोजेस। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ अभी प्रोटीन का पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है, पेप्टोन्स बने हैं, प्रोटियोजेस बने हैं। अब रेनिन क्या करता है? रेनिन एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन। रेनिन किस पर वर्क करता है? मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन होता है केजीन। क्या होता है? केजीन। इस पर वर्क करता है कौन? और रेनिन मिल्क प्रोटीन को कर्ड लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है जिसको हम नाम देते हैं पैराकेजिनेट। क्या नाम देते हैं?
जैसे आपने बच्चों को देखा होगा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू वॉमिट, बार बार वॉमिट करते हैं वो। अगर उन्होंने मिल्क लिया और वॉमिट किया तो मिल्क नहीं निकलता, कर्ड लाइक सब्सटेंस निकलता है। क्यों? क्योंकि रेनिन उनके मिल्क के प्रोटीन को पैराकेजिनेट में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क से कर्ड लाइक सब्सटेंस बन जाता है और ये कर्ड लाइक सब्सटेंस मिल्क में प्रेजेंट कैल्शियम आयंस के साथ बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आगे की कहानी सुनी जाए तो समझ में आई मेरी बात? बट अगर आप यहां तक भी याद रखोगे तो काफी है। क्या हुआ? पहले दोनों एंजाइम्स एक्टिव हुए, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड HCl। फिर उन एंजाइम्स ने क्या किया? पेप्सिन ने ब्रेक किया प्रोटीन को, क्या बनाया? पेप्टोन्स एंड, और रेनिन ने ब्रेक किया किसको? मिल्क प्रोटीन को, क्या बनाया? पैराकेजिनेट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेनिन एक्चुअली सबसे ज्यादा अमाउंट में बच्चों में ही निकलता है, बिकॉज जो बच्चे होते हैं अप टू 6 मंथ दे मेनली डिपेंड्स ऑन मिल्क। अगर मिल्क का डाइजेशन नहीं होगा तो उनको दिक्कत आएगी। कभी कभी कुछ एडल्ट्स में धीरे धीरे रेनिन का सिक्रीशन कम होता जाता है और कुछ एडल्ट्स में तो सिक्रीशन बंद ही हो जाता है। तो रेनिन का अमाउंट सबसे ज्यादा रिलीज होता है बच्चों में। क्लियर दिस पॉइंट? सो दिस इज अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन हुआ, स्टमक में प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हुआ। अभी फैट का डाइजेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। समझ में आई मेरी बात? बनाओ इसको।